गुड मॉर्निंग। हैव ए नाइस डे। आज हम बात करेंगे पटना बिहार की, फारूक अब्दुल्ला की और प्लास्टिक बैन की। देखें 10 मिनट में मैं क्या क्या बोल सकता हूँ। लेट अस सी। सबसे पहले पटना। कल एक सर्वे की रिपोर्ट छपी जिसमें यह बताया गया कि हिंदुस्तान के 10 सबसे गंदे शहरों में से पटना नंबर 1 पर है। पटना इज द डर्टीएस्ट सिटी ऑफ इंडिया। और आपको तो पता ही है पटना बिहार की राजधानी भी है। वही पटना जहाँ पर नीतीश कुमार जी अपना दरबार लगाते हैं। 15 साल से हैं वो बिहार के सीएम। इन लोगों को शर्म नहीं आती। गंगा पास ही है, गंडक भी पास ही है, उनमें पानी भी बहुत होता है। वहां जाकर डूब के मर क्यों नहीं जाते ये लीडर्स, जो कि अनेक प्रकार के वायदे करके आते हैं डेवलपमेंट के। और डेवलपमेंट इतनी, जब ग्रेडिंग होने लगी तो पटना हिंदुस्तान का सबसे गंदा शहर, यही नहीं टॉप मोस्ट गंदे शहरों में से जो ऊपर वाले 10 शहर हैं वो सारे के सारे बिहार के। गया भी इनमें शामिल है। गया जो कि हिंदुओं का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, जहां पर पूरी दुनिया के लोग आते हैं। तो मेरी समझ में ये आया कि जब हम अंधाधुंध किसी के ऊपर यकीन करते हैं और बार बार उसको वोट डालते हैं और उसको मौका देते हैं कि वो हमारे ऊपर राज करे, तो उस आदमी का दिमाग खराब हो जाता है। वो विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। वो सोचता है कि अगली बार जाऊंगा, नए नए नारे लगाऊंगा, नए वायदे करूंगा, फिर जीत जाऊंगा। क्योंकि पब्लिक जो है ना वो मूर्ख है, बेवकूफ़ है। इस बार फिर वो मेरे वायदों पर यकीन करेगी, मुझे वोट डालेगी और मैं फिर बन जाऊंगा सीएम। और कितनी टीठपन से, कितनी बेशर्मी से जो कुछ भी गलत बिहार में होता है उसके वास्ते लालू प्रसाद यादव को जिम्मेवार ठहरा देते हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हिंदुस्तान में जो कुछ भी होता है ना नेशनल लेवल पर, क्या गलत हो गया कुछ, उसके वास्ते प्रेजेंट गवर्नमेंट नेहरू के जिम्मेवार ठहरा देती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू अच्छा था या बुरा था, खरा था या खोटा था, ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। जिस वक्त हिंदुस्तान का वो प्राइम मिनिस्टर बना था उस वक्त हिंदुस्तान की हालत बहुत पतली थी, बहुत खराब थी, खजाने खाली थे, फूड प्रोडक्शन बहुत कम थी, हमारे पास पैसा भी नहीं था। इस तरह बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, अंडर डेवलप्ड कंट्री था। तो नेहरू ने ऐसा बेस बना के दिया। आज जिस इकोनॉमी को ये कहते हैं ना कि 5 ट्रिलियन बना दूंगा, और हकीकत यह है कि एक साल के अंदर ही 3 ट्रिलियन से 1.5 ट्रिलियन पर आ गई है इकोनॉमी। ऐसी तरक्की है हमारी। उस इकोनॉमी का बेस नेहरू बना के गया था। नेहरू वॉज ए ग्रेट लीडर, उसकी दूरदृष्टि थी। और ये सामयिक फायदा भी क्या, बस किसी प्रकार में सत्ता में आ जाऊं, यही है इनका टारगेट। अब आता हूं फारूक अब्दुल्ला पर। शायद 2-3 बार वो कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे।
एक दो बार केंद्र में सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी रहे, बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, तजर्बेकार। उन्होंने कल एक बयान दिया कि कहने लगे कि कश्मीर में मैं आज़ाद कभी नहीं था, मेरे बारे में जो कुछ भी सरकार ने बताया है वो सब झूठ है, हर रोज हजारों झूठ बोले जाते हैं, ये उन्होंने कहा। और यह भी कहा कि अगर कश्मीरी लोगों का विश्वास जीतना है तो 370 को दोबारा लगाओ। अब मैं क्या सोचता हूं, मैं सोचता हूं कि चाहे 370 लगे चाहे 370 ना लगे, कई बार होता है सरकार कोई कदम उठा लेती है, बाद में उसको ड्रा बैक करना पड़ता है। हाँ, चाहे सरकार ये 370 दोबारा कह दे कि हाँ जी दोबारा लागू हो गया, कुछ नहीं होने वाला। अब जब आप एक बार किसी का विश्वास तोड़ देते हैं तो फिर दोबारा विश्वास प्राप्त नहीं किया जा सकता। कौन करेगा विश्वास? वो भी एक गवर्नमेंट थी जिसने एग्रीमेंट किया था कश्मीर के लोगों के साथ, राजा हरि सिंह के साथ, कि हम धारा 370 के अनुसार आपको फुल सुविधाएं देंगे। और यह भी गवर्नमेंट थी, दोनों इंडिया की गवर्नमेंट थी। एक ने एक वायदा किया, दूसरी ने आगे तोड़ दिया। अब ये दोबारा उस वायदे को निभाएंगे नहीं निभाएंगे, कोई दूसरी सरकार आके निभाएगी नहीं निभाएगी, इसका विश्वास कैसे दिलाओगे लोगों को? अब नहीं, एक बार दूध फट जाए ना, कुछ करते रहो, उसको दोबारा दूध नहीं बनाया जा सकता, फट बेकार हो गया। हाँ, ज्यादा करोगे तो उसका पनीर बना लोगे, दूध तो ना रहा। आज से 1.5 साल पहले, साल 1.5 साल पहले नरेंद्र मोदी साहब ने एक बड़ा एम्बिशियस प्रोग्राम लागू किया था, मुझे बहुत पसंद आया था। मुझे तो इसके हारी की प्रोग्राम पसंद है, चाहे वो जितना मर्जी बेवकूफियों से भरा हुआ प्रोग्राम हो, क्योंकि ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और जो कुछ प्राइम मिनिस्टर कह दे वही सच है। अगर कोई राजा कह दे कि ऊंट को बिल्ली खा गई तो समझो कि खा गई, अगर नहीं कहोगे ना हाँ जी तो राजा गर्दन कटवा देगा। तो भाई साहब ने अनाउंस किया कि 2 अक्टूबर को हम प्लास्टिक बैन कर देंगे इंडिया से। कल मैं आमतौर पर मैं जाता नहीं ग्रोसरी खरीदने के लिए, पर देयर वाज नोबडी टू हेल्प मी इन द हाउस, तो मैं कुछ शॉपिंग करने गया एक ग्रोसरी की दुकान पर, वहां से कुछ सामान खरीदा। मुझे सामान अलग अलग 10 पैकेटों में दे दिया दुकानदार ने। यकीन मानिए कि 10 के 10 ही पैकेट, जो कोई 250 ग्राम का पैकेट था, कोई आधा किलो का पैकेट था, इस तरह का, सारे ही प्लास्टिक के लिफाफे थे। इससे पहले हिमाचल गवर्नमेंट ने भी प्लास्टिक बैन किया था, बहुत सारे लोगों के चालान भी किए थे, किसी का 100 रुपए का चालान और किसी का 500 रुपए का चालान, किसी का 1000 रुपए का चालान। वो पैसे तो सरकारी खजाने में चले गए, गरीब आदमी लुट गया, प्लास्टिक उसी तरह जारी है। तो आप ये गरीब मार क्यों करते हैं लोगों के चालान कर करके? बड़ा अच्छा प्रोग्राम था, परंतु इन्हीं की सरकारों ने, राज्य सरकारों ने उसको सही ढंग से लागू नहीं किया। प्लास्टिक अब भी जारी है। हाँ, हजारों करोड़ों रुपए उसकी मशहूरी पर खर्च हो गए। प्लास्टिक बैन के चक्कर में मोदी साहब की मशहूरी होती रही काफी दिन तक। हाँ, ऐसे समझो कि यह सरकार विकास के वास्ते नहीं आई, अपनी मशहूरी करने के वास्ते आई।
ओ महाराज, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू जितने मर्जी बनते रहो, अगर आपके अंदर गुण नहीं है, अगर आप कुछ करके नहीं दिखा सकते, तो आज भी फेल हो, कल भी फेल हो। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।